जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। और आज है 28 मई 2025 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पे विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1267 नंबर की क्लास देख रहे हैं। 1267 डेज से लगातार मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। बेहतरीन तरीके से आप पूरे लेक्चर को पढ़ते हैं सबसे कम समय में। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, बहुत सारे बच्चे सफल नहीं होते क्योंकि प्रॉपरली गाइडेंस के हिसाब से चलते नहीं हैं। जो पहले से उस रास्ते पे चल चुका है और आपको सिखाए, आपको समझाए, आप अपने किसी एक व्यक्ति को गुरु मानो और जो वो बताए उसको फॉलो करो आप। इसीलिए तो हम हैं। तो होता क्या है कि आपको अगर सही दिशा में जाना है, टारगेट को अचीव करना है, तो हमारा तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर है। लास्ट टाइम मैंने आपको इनके रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ाया था, फिर से मैं आपको एक नया अपडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। बात हम यहाँ पे कामी रीता शेरपा की करेंगे। तो कामी रीता शेरपा किस देश से हैं जो माउंट एवरेस्ट पे 31 बार चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अभी पिछली बार 30 टाइम्स किया था और इस बार 31 टाइम। हर साल एक बार तो चढ़ ही जाते हैं और ये नेपाल से हैं। शेरपा क्या होता है? तो शेरपा जो माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते तो शेरपा मदद करता है, शेरपा मददगार होता है। क्लियर है? तो 31 बार इन्होंने चढ़ाई पूरी करी है। नेपाल से इनका रिश्ता है। आप यहाँ पे कामी रीता शेरपा को देख सकते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर, 50 मीटर 48 मीटर मिलती है। ये तीनों जगह एक एक मीटर का अंतर है। तो 31 बार इन्होंने चढ़ाई पूरी करी है। ही हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम। इन्होंने जो पहली चढ़ाई करी थी 1994 में करी थी और तब से लेके आज तक लगभग हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हैं। इनका काम ही यही है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को समिट करना। अब देखो यहाँ पर इसके अलावा केवल माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो कि आपको काराकोरम रेंज में देखने को मिलेगी, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो K2 चढ़े हैं ये। चोयू 8 बार चढ़े हैं, लाहौस, मनासलू, इन सब की इन्होंने चढ़ाई करी है। और टोटल हम बात करें तो इन्होंने 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर 40 बार चढ़ा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। जितना आसान लगता है उतना आसान माउंट एवरेस्ट चढ़ना नहीं है, क्योंकि ऊपर चढ़ने पर आपकी ऑक्सीजन डेंसिटी कम हो जाती है। वहां पर आपका जो ब्लड होता है वो क्लॉट होने लगता है, आपके हाथ पैर सब सुन्न पड़ जाते हैं और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। इतना आसान नहीं माउंट एवरेस्ट फतेह करना कि मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो चलो भाई बहुत आसान है, हम भी बैग लेकर के झोला उठा के हम भी चल दे माउंट एवरेस्ट फतेह करने। इतना आसान नहीं है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत ही कठिन है। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जान चली जाती है जब जो माउंट एवरेस्ट पे जो माउंटेनियर चढ़ते हैं तो वो वहां पर देखते हैं अब उनकी लाश को लेके कौन आएगा। मतलब बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी रहती हैं, वहीं पे मर जाते हैं, वहीं पे दब जाते हैं। पर अब चूंकि बर्फ है तो बर्फ में लाश जो है वो डिकम्पोज नहीं होती है, तो दिखती है। बहुत डरावना सीन होता है। कहीं आप भी वहां पे मतलब जब आप जा रहे हो, इसी तो कहते हैं माइंड सेट। दिस इज माइंड सेट डियर स्टूडेंट। तो ये जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो ना, तो ये भी माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा, धीरे धीरे स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। तो सिलेक्शन एक चीज से नहीं होता कि भाई मेरे पास विल पावर है। सिलेक्शन बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। अब मेरे पीछे आप एक ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं जो कि 29 बार यहाँ पे चढ़ाई कर चुका है। नेपाल के हैं पासांग दावा शेरपा। तो वो 31st टाइम चढ़े थे और ये 29 टाइम चढ़ चुके हैं। अब बात यहाँ पे आई है माउंट एवरेस्ट की, तो मैं आपको माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारत की पहली ब्लाइंड वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, इनका नाम है छोंजिन आंगमो। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एनसीसी के कंटीजेंट ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है और एनसीसी की इस टुकड़ी ने तीसरी बार यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करी है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो पहली सीआईएसएफ ऑफिसर है गीता समोता है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे ओल्डेस्ट उम्र दराज महिला 55 वर्ष की ज्योति रात्रे हैं।
आइए बढ़ते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको यही करंट अफेयर्स पहले पढ़ाया था, लेकिन इसमें एक नई चीज का उद्घाटन हुआ, वर्कशॉप का। तो पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किस स्टेट में किया है? पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप ऑफ इंडियन रेलवे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो दोस्तों गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। आने वाले 10 सालों में 1200 यहाँ पे लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। तो लोकोमोटिव जो होते हैं वो इंजन होते हैं जो कि पीछे आपके इंजन के पीछे जो कोचेस लगे होते हैं उनको खींचने का काम करते हैं। तो आप जगह देखें, गुजरात में दहोद है, वहां पे भारतीय रेलवे का लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस पे जो टोटल लागत आई है 21,405 करोड़ रुपए की है। तो इस वर्कशॉप में लोकोमोटिव इंजन का यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, तो पीएम मोदी यहाँ पे भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं, जिसकी 9000 हॉर्स पावर कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है और इंजन की क्षमता 46 टन माल ढुलाई घरेलू निर्यात उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगले 10 सालों में 1200 इंजन का उत्पादन करना है। पहला यहाँ पे इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा 24,000 करोड़ रुपए की बहुत सारी जो विकास परियोजना है उसको भी फाउंडेशन, उसका भी उद्घाटन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने आपको पढ़ाया था अमृत भारत स्टेशन के बारे में, जहां पे बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस आधुनिक चीजें आपको देखने को मिलेगी। 22 मई को 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया है। जुलाई 2025 में मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, वहां पे रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनेगी, क्योंकि जो हमारा 7 सिस्टर है उसमें कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है अहमदाबाद से लेके बॉम्बे के बीच में, तो बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत सूरत के पास 300 किलोमीटर वायडक्ट का निर्माण हो चुका है। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बुलेट ट्रेन का। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC का जो है, केंद्र सरकार ने इसको भी नवरत्न का दर्जा दे दिया है IRCTC को। भारतीय दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया गया है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स थे। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए जो आप क्लास यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप सभी स्टडीगर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आप जा करके अभी PDF जा करके डाउनलोड करिए, पढ़िए पहले क्लास को, फिर PDF से भी नोट डाउन करिए और फ्री डेली टेस्ट दीजिए, जहाँ पे आपको रैंकिंग पता चलेगी, है ना। ई बुक्स और कोर्सेज एंड PDF को चेकआउट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लो अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए कि कोई भी क्वेरी है। भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी का भाला फेंक करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर, जिन्होंने F42 जेवलिन थ्रो इवेंट में कितना दूर तक भाला फेंका है, तो 61.17 मीटर तक ये भाला इन्होंने फेंका है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है। तो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं महेंद्र गुर्जर की, जो इंडिया पैरा एथलीट हैं। अब ये कंपटीशन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हो रहा है नॉर्थविल स्विट्जरलैंड में। वहां पे F42 भाला फेंक स्पर्धा में 61.17 मीटर का थ्रो फेंक करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो ब्राजील के जो रॉबर्ट फ्लोरियाना है, 2022 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो गुर्जर ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो गुर्जर को क्या मिला है, F42 कैटेगरी में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है। तो इस टूर्नामेंट में गुर्जर का ये दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले इन्होंने यहाँ पे जो 5.59 मीटर का छलांग लगाया है, लॉन्ग जंप लगाया है और T42 स्पर्धा में जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल इनके पास मिल गए हैं। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना होता है, तो आप चेक करो कि आप सही हो। फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन वापस से पूछ रहा हूं। रेबीज का टीका किसने बनाया है, तो लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका यहाँ पे बनाया है। रेबीज कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से या बिल्ली फैमिली के काटने से होता है। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड कोयले के उत्पादन में पहले नंबर पर है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है। प्यारे साथियों 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था,
थल सेना का हेडक्वार्टर कहां पर है? दूध में मिठास का क्या कारण होता है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चौथा प्रश्न ये रहा, राहवीर योजना हाल ही में किस स्टेट में स्टार्ट करी गई है? तो राहवीर स्कीम को दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया। क्या है राहवीर योजना, जानते पूरा डिटेल्स से। तो डॉक्टर जो मोहन यादव है वो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी अध्यक्षता पे राहवीर योजना को मंजूरी दी है। दे हैव इम्प्लीमेंटेड राहवीर स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम लगी मुझे, पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो किसी प्रकार की किसी की सड़क दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस जो घायल व्यक्ति है उसको तुरंत ही कहाँ पे ले जाया जाएगा? नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, चिकित्सा सहायता प्रदान कर जीवन बचाया जाएगा, और जो भी ऐसा काम करेगा उसको 25,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अभी अगर आप गौर करें तो किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो लोग बचाने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं उनका नाम ना आ जाए कि उन्होंने एक्सीडेंट किया है, पुलिस पूछताछ करेगी, उनको यहाँ पे थाने लेके जाएगी, तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। तो सरकार ने इस चीज को देखते हुए 25,000 रुपए का कैश प्राइज दे दिया है कि भाई आप बचा रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, तो हम 25,000 रुपए आपको कैश प्राइज देंगे। लेकिन पहली शर्त है, जैसे ही आपको पता चलता है कोई व्यक्ति घायल है तो आप 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचित करेंगे कि ये व्यक्ति घटना स्थल पे यहाँ पे पीड़ित है या इसका दुर्घटना हो गया है। तो फर्स्ट एड वो लेकर के आएंगे, और भी उनके साथ बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है तो हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। दूसरा है दोस्तों कि पुलिस के द्वारा अनावश्यक पूछताछ से संरक्षण प्रदान भी किया जाएगा। मतलब आजकल देखो पुलिस पूछती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम कहाँ थे, कैसे थे। जब ये सारे सवाल आपसे पूछे आते हैं तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, तो आप किसी की मदद करने से डरते हो। तो ये भी इसमें नहीं होगा। अब प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारी स्कीम्स अभी मैंने आपको पढ़ाई है, फिर से मैं आपको पढ़ाता हूं। तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने स्टार्ट करी। हर महीने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करती है महिलाएं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क शिक्षा योजना राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बिहार में स्टार्ट किया गया है। पांचवा प्रश्न है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम है, ये क्या है? तो गूगल बीम एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे आप जूम का इस्तेमाल करते, गूगल मीट का इस्तेमाल करते, उसी प्रकार से बट थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल ने गूगल बीम लॉन्च किया है, जो पहले प्रोजेक्ट स्टार लाइन के नाम से जाना जाता था, अब इसे गूगल बीम किया गया है। तो गूगल बीम एक AI पावर्ड 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। इसमें आप बात करें तो 6 कैमरे और लाइट फील्ड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। 2D वीडियो को 3D में चेंज कर देता है। ऐसा लगता है कि आप आमने सामने बैठे हो, जो आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे हो। अब बात यहाँ पे गूगल की आई है, तो गूगल जो है प्यारे दोस्तों 1998 में स्थापित किया गया लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और इसकी जो प्रेजेंट कंपनी है वो अल्फाबेट इंक है 2015 से। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, आपको पता है। कुछ भी आपको सर्च करना होता है गूगल के पास जाते हो। तो अभी गूगल AI आ चुका है, गूगल लेंस है, गूगल बीम है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और Wear OS है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य हैं उसकी पूरी लिस्ट बता देता हूं। आजकल पहला नंबर नहीं पूछता, दूसरा तीसरा चौथा सब पूछ लेता है, तो पूरा क्रम बता देता हूं। तो मिजोरम के करंट अफेयर्स में तो मैंने आपको बताया था, उल्लास कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ गई, 98.2% हो गई है। लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी है, 97.3% यहाँ की साक्षरता दर है। तीसरे नंबर पर नागालैंड 95.7%। केरल को चौथा स्थान मिला है, 5वां मेघालय, 6ठा त्रिपुरा, 7वां चंडीगढ़, 8वां गोवा, 9वां पुडुचेरी, 10वां यहाँ पे मणिपुर है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार MSME सेक्टर में भारत की GDP में कितना योगदान है? तो जो यहाँ पर 29% MSME सेक्टर में हमारे GDP का MSME जो है GDP में योगदान देता है। पहले समझते कि MSME है क्या। तो MSME को हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब मैं आपको 3 कैटेगरी बताऊंगा, जिससे आप जो जितनी ज़्यादा पूंजी लगाता है उस पूंजी के हिसाब से उसको MSME
या फिर लार्ज स्केल में रखा जाता है, स्मॉल स्केल में रखा जाता है। तो देश के 60% से ज़्यादा जो है कार्यबल यानी जो वर्क फोर्स है वो रोजगार जो है कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। एमएसएमई 20.5 करोड़ नौकरी एमएसएमई देता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में 40% इसकी हिस्सेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है एमएसएमई। तो एमएसएमई जो होता है ये छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय होते हैं जो आपकी इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो 3 प्रकार से आप इसे जानेंगे। तो माइक्रो एंटरप्राइज जो होता है 2.5 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट होता है, टर्नओवर 10 करोड़ रुपए। लघु उद्यम यानी स्मॉल एंटरप्राइज उसे कहते हैं जिसका 25 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर 100 करोड़ हो। मध्यम उद्यम जो है जिसे मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं, तो इसमें निवेश 125 करोड़ रुपए की होती है, टर्नओवर आपका 500 करोड़ रुपए का होता है। प्रश्न नंबर 7 ये रहा, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 के दौरान कितने अफ्रीकी देशों ने कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता किया है? तो 6 अफ्रीकी देश हैं जिनका मानना है कि कालाजार जो है खत्म होना चाहिए और यहां पर इसके लिए समझौता किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जेनेवा में हुआ तो 6 अफ्रीकी देशों ने कालाजार को खत्म करने के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए। तो 6 देश है, चाड, जिबूती, इथोपिया, साउथ सुडान, सुडान और सोमालिया है। तो अन्य यहाँ पे सहयोगी देश भी हैं, कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और तंजानिया। तो दोस्तों कालाजार है क्या? तो कालाजार जो है ये विशरल लिशमेनियासिस भी इसे कहते हैं और ये जो है पैरासाइट की वजह से होता है। तो लिशमेनिया परजीवी के कारण होता है, एग्जाम में आएगा। एक सैंड फ्लाई होती है, उसके काटने से ये बीमारी फैलती है, कालाजार फैलता है। तो जो मुख्यतः प्रभावित क्षेत्र है भारत, बांग्लादेश, सूडान जैसे देश हैं और पूर्वी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली में दोस्तों बांग्लादेश ने 2023 अक्टूबर में कालाजार को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके टेड्रो एडनोम घेब्रेयेसस डायरेक्टर जनरल है। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप सभी इस बैच को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। तो जितने नए छात्र हैं तो देखो नए छात्रों को सूचित करना पड़ता है क्योंकि उनको तो पता नहीं पहली बार क्लास आए तो कैसे वो ऐसे इन बैचों पे एनरोल होंगे। पुराने बच्चे यहाँ पे 10 सेकेंड का स्किप करते हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं। तो स्टेट PSC, SSC, रेलवे डिफेंस का धमाकेदार जो GS फाउंडेशन बैच है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ 11 सब्जेक्ट। अर्जुन 500 कोड यूज करना आप, तो 799 में आपको बैच मिल जाएगा और यहाँ पर आप इस नंबर पे कॉल करना। रिकॉर्डेड वीडियो, बाइलिंगुअल क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारा कुछ आपको फैसिलिटी मिलता है। और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस इन PDF में जाना है जहाँ पे अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच लिखा है, कूपन कोड 500 अप्लाई कर लेना। ये सारे विषय आपके 5 से 6-7 महीने में हो जाएंगे। और टाइमिंग 2 है इसकी, एक 1 से 2 है और दूसरी 5 से 6। दोस्तों अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी भारत पूर्वानुमान प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इंडिजीनियस फोरकास्टिंग सिस्टम है और इसे यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है जो भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं, पोडियम में भाषण दे रहे हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिसे IMD बोलते हैं और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जिसको IITM बोलते हैं, तो ये पुणे में आपको देखने को मिलेगा। इसके द्वारा विकसित की गई है भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फोरकास्ट सिस्टम, जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो 6 किलोमीटर में जो भी मौसम में चेंज आ रहा है ये आपको पूरी जानकारी दे देगा और ये इंडिजीनियस हाई रेजोल्यूशन वाला है। 6 किलोमीटर में जो भी चेंज हो रहा है, बाकी जो होते हैं बहुत बड़े रेंज में बता पाते हैं, 6 किलोमीटर में बताएगा। तो आपको कृषि, आपदा प्रबंधन, आर्थिक योजना में ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न,
तो पूरे ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो ब्रॉड गेज जो होता है, जिसकी देखो आपने पटरियां देखी होगी, तो पटरियां जो होती है इस प्रकार से होती हैं। ये नैरो गेज है। नैरो गेज मतलब 2 फीट होता है उनके बीच में दूरी। ये है आप देखो मीटर गेज। तो मीटर गेज जो होता है ये 3 फुट 3.5 इंच का होता है। और जो स्टैंडर्ड गेज होता है वो 4 फीट और 8 बाई 1/3 होता है। जो ब्रॉड गेज होता है 5 फुट 6 इंच का होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 फुट 6 इंच का यहाँ पे जो ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क है 100% उसे इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, उसका विद्युतीकरण कर दिया है। क्लियर है? ओके। जब भी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो उससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और डीजल की खपत में भी कमी आती है। इससे हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो और भी यहाँ पे राज्य है जहाँ पे 100% विद्युतीकरण राज्य घोषित हुए। छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सारे राज्यों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारतीय रेलवे 2030 तक यहाँ पे नेट जीरो कार्बन इमिशन करेगी। मतलब जितना भी कार्बन इमिट होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। भारत ने तय किया कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन भारत अचीव करेगा। भारत में पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन 1925 में मुंबई से ठाणे यहाँ पे चली थी। रेल मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में स्विट्जरलैंड आगे है भारत से, और यहाँ पे 99% मार्गों पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, किस यूनिवर्सिटी ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? तो अभी कुछ दिनों पहले आपने वोल्फ के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो जीन की मदद से यहाँ पर जीन एडिटेड शिप बनाया जा रहा है और इसका नाम है स्क्वास्ट कश्मीर। क्या नाम है इसका? स्क्वास्ट कश्मीर नाम है। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी से हम बोलते हैं शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इंडिया की सबसे पहली जीन एडिटेड शिप इन्होंने यहाँ पे तैयार की है, संपादित करी है। ठीक है। प्रोफेसर यहाँ पे डॉक्टर रियाज अहमद शाह हैं, जिनकी नेतृत्व पर यहाँ पे बनाई गई है। के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज, यहाँ पे इनकी पूरी टीम देख सकते हैं। तो डॉक्टर रियाज उस टीम के भी प्रमुख हैं जब 2012 में भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी नूरी को भी यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो दोस्तों अभी मैं आपको रोज ही अपडेट दे रहा था। ये कंपटीशन जर्मनी में चल रहा था और ये भारत जो है इस पे पहले स्थान पे रहा। भारत जो किस स्थान पे था? भारत पहले स्थान पे था। तो भारत ने जर्मनी के सुहेल शहर में आयोजित की गई थी यहाँ पे जूनियर वर्ल्ड कप। तो इस पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा। 11 मेडल भारत ने जीते हैं। इसमें 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है और 4 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है। तो जो स्वर्ण पदक जीता है कनक ने जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। सांभवी श्रवण क्षीर सागरी ने महिलाओं की 10 मीटर में एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। तेजस्विनी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल ओजस्वी ठाकुर ने जीता महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। एड्रियन कर्माकर पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रॉन में रजत पदक जीता। ख्याति चौधरी, नारायण, प्रणव, वनीता सुरेश ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। कांस्य पदक एड्रियन कर्माकर ने जीता है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। नारायणन, प्रणव, वनीता सुरेश में यहाँ पे पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। मुकेश नीलवल्ली ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। सांभवी श्रवण क्षीर सागर हिमांशु की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मेडल टैली में भारत नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे चाइना है। चलो कोई भी ऐसी मेडल टैली इसमें चाइना पीछे थोड़ा ठंडा कराया जी, हमारे कलेजे को ठंडक मिली, राहत मिली। तो इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीते, 3 गोल्ड है। चाइना ने 3 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं और यहाँ पर 1 ब्रॉन्ज और 4 टोटल है। तीसरे नंबर पे इटली है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर रहा। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए आज 28 मई है और 28 मई को मनाया जाता है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस।
ठीक है। तो महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन मनाया जाता है वीमेंस की हेल्थ के लिए। तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए और आपस में अपनी कम्युनिटी में जागरूक करें, इसके लिए दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मई महीने के इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ लेते हैं। तो 21 मई को आपका फेवरेट डे मनाया जाता है, वो है टी डे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे भी मनाया जाता है। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, कल मनाया जाएगा। और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को केवल आपने 25 मिनट में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। अब बारी है यहाँ पे ट्रिपल आर की, जहाँ पे आप पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया? तो मिजोरम में आपको उसका प्रकोप देखने को मिला है। 17 नंबर की टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2025 दौड़ के अंतरराष्ट्रीय एलीट पुरुष स्पर्धा में किसने मेडल जीता है? तो जोशुआ चेप्टेगी ने जीता है। मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। मिशन कब शुरू किया गया? 2022 में ये मिशन स्टार्ट किया गया। हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लैटिनम पुरस्कार मिला है? तो हुबली एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है कर्नाटका में। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस को यहाँ पे भेजा है। दोस्तों 27 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कल आप सभी ने करंट अफेयर्स को पढ़ा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पे कौन रहा? तो मणिपुर यहाँ पे पहले स्थान पे रहा। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किन देशों की यात्रा पर हैं? नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जाके पाकिस्तान की काली करतूत के बारे में देशों को उजागर कर रहे हैं। मलेशिया मास्टर 2025 का बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे ली शिफेंग ने जीता है। 78 नंबर के कांस फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो फ्रेंड्स ये कांस कहाँ पर हुआ है? फ्रांस के शहर में हुआ है। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर के किस शहर तक चलेगी? तो जो चेरी ट्रेन है ये जम्मू कश्मीर से मुंबई तक चलेगी। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? तो भारत बना, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 122वें एपिसोड में किस राज्य के क्राफ्टेड फाइबर्स का उल्लेख किया है? तो सिक्किम राज्य के क्राफ्टेड फाइबर्स का उल्लेख किया है, जो नेचुरल और यहाँ पे आर्टिफिशियल दोनों से बनाया जाता है। भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो चौथा अब यहाँ पे अमेरिका हो गया, यूएई को पीछे छोड़ दे, रशिया टॉप में है। फीफा महिला एशिया कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए मियाओ लिजी और यूको ओगा को एम्बेसडर बनाया गया है? तो चाइना में होगा। कहाँ पे होगा? चाइना में, ठीक है। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने एटीपी टूर पर अपना 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडीए ने यहाँ के चेन्नई निदेशक कौन बने? तो इनका क्या नाम है? राम मोहन एमके इनका नाम है, ठीक है। प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग किसके अंतर्गत आता है? राज्य में, स्टेट में या फिर संघ में? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट है। आर्थिक योजना राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है इनमें से। तो आपराधिक मामले जो हैं ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। दोनों मिलकर के बनाए केंद्र और राज्य। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है। यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। आज का सवाल है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। और आपके पीछे एक तस्वीर दिख रही है, पहचान करना ये व्यक्ति कौन है। और साथियों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेगा। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आज की क्लास की पीडीएफ, यहीं पे टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट है और टेस्ट पास है यहाँ पे, जहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाओगे तो 1 ईयर की 2024 की 2025 की मंथली करंट अफेयर्स है। प्यारे दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जाते जाते मैं आपको दे देता हूँ। शुरू में बताना था
है ना। फिर से मैं बता देता हूं कि आज आपका 8 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है संपूर्ण लूसेंट इतिहास का। तो आप सभी कंप्लीट लूसेंट इतिहास पढ़ेंगे, टॉप 1000 क्वेश्चन। आज सुबह 8 बजे 1000 प्रश्न, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास, सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा कवर है। और आप जाकर के देखिएगा, 8 बजे आपका सेशन होने जा रहा है। कितने बजे होगा आपका? 8 बजे सेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप समर सेल ऑफर भी चल रहा है, जहां पर आप हमारे स्टैटिक जीके की जो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव की बुक है उसको आप घर बैठे मंगाइए। मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो 1 जून से पहले आप मंगा लो। 1 जून से आपको इस बुक का पेज बाय पेज टेस्ट स्टार्ट होगा, तो 1 जून से पहले आप मंगा लो, ठीक है। और दोस्तों, आप टेस्ट पास में 4000 प्लस टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का पैकेज है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप जो है राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी हर महीने की मंथली बुक रिलीज होती, जाकर के चेकआउट करिएगा। सब कुछ अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आपका दिन बहुत ही शानदार हो। मुझे पता है आप बहुत जल्द सफल होने वाले हैं। आने वाले कल की मैं पहले से आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी जल्द सफल होंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। खूब मेहनत करिए, डटे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।